आज भी इस देश के अनेक नेता, दार्शनिक और चिंतक शाश्वत मूल्यों को ऐसे मूल्यों और आदर्शों की दुहाई देते हैं, जिनका आज के जीवन से दूर का संबंध भी नहीं है। उदाहरण के लिए, भारतीय संस्कृति के पिछली पीढ़ी वाले अनेक व्याख्याता ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रूपी चतुर्वर्ण वाले वर्णाश्रम धर्म की प्रशंसा और मंडन करना अपना कर्तव्य मानते रहे हैं। यद्यपि उनमें से किसी भी चिंतक या व्याख्याता ने स्वयं वानप्रस्थ आश्रम या संन्यास आश्रम में जाने की कोशिश नहीं की है। स्थिति यह है कि आज जहां हम पुराने मूल्यों को सत्य मानकर चलने में असमर्थ हैं, वहां बुद्धि सम्मत एवं युगोचित नए मूल्यों व आदर्शों का कोई नक्शा हमारे सामने उपस्थित नहीं है। आज हमारे राष्ट्रीय जीवन में एक तरह की मूल्य शून्यता की स्थिति है। हमारे नागरिकों, प्रशासकों और नीति निर्धारक नेताओं, इन तीनों के व्यवहार में पाई जाने वाली नैतिक अवसरवादिता की जड़ में यही मूल्य शून्यता का वातावरण है। अपने देश की हालत यह है कि जहां एक ओर विभिन्न मंचों से गांधी जी या भगत सिंह के आदर्शों की दुहाई दी जाती है, वहां दूसरी ओर अधिकांश नागरिकों और स्वयं मान्य नेताओं के व्यवहार में सार्वजनिक जीवन की साधारण मर्यादाओं का भी पालन नहीं किया जाता। काला बाजार, दवा या खाद्य वस्तुओं में सर्वत्र मिलावट, अवसरवादी दल बदल की राजनीति आदि उस नैतिक अराजकता की अभिव्यक्तियां हैं, जिनकी जड़ें हमारे समाज में क्रमशः गहरे पैठती जा रही हैं। एक प्रकार से मूल्यों का यह विघटन और तत्संबंधी अराजकता की स्थिति सिर्फ अपने देश की विशेषता नहीं है। डार्विन के विकासवाद की प्रतिष्ठा के बाद से, जिसने पश्चिम में धार्मिक आस्था की जड़ें हिला दी, विचारशील मनुष्य लगातार मूल्य विघटन के संकट का शिकार होते आए हैं। विज्ञान एवं वैज्ञानिक मनोवृत्ति के प्रसार ने धर्म के क्रमशः तथाकथित पवित्र ग्रंथों और उनके सिद्धांतों व शिक्षाओं के प्रति विश्वास भावना को कमजोर बनाया है। दूसरी ओर यह एक उतना ही कठोर सत्य है कि मनुष्य और उसका समाज कुछ नैतिक या आध्यात्मिक मूल्यों में आस्था रखे बिना जीवन यात्रा में अग्रसर नहीं हो सकते। आज के युवाओं को परलोक, देवी देवताओं के स्वर्ग या वैकुंठ धाम में विश्वास नहीं रह गया है। वह युवा किसी पारलौकिक लक्ष्य को लेकर अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं करना चाहता। दुर्भाग्यवश अपने में चिंतन और कल्पना की शक्तियों की उपस्थिति के कारण सिर्फ प्रत्यक्ष स्थूल हानि लाभों को महत्व देते हुए इन युवाओं का जीवन जीना भी मुश्किल हो चला है। उस कोटि के स्थूल निकृष्ट मूल्य उसकी उदात्त, समतापूर्ण, न्यायपूर्ण, वीरोचित जीवन की ललक को संतुष्ट नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में यह जरूरी हो गया है कि मानव जीवन के मूल्यों और आदर्शों की फिर से परिभाषा एवं बुद्धिसम्मत व्याख्या की जाए और उनका मूल स्वयं मानव प्रकृति में दर्शित किया जाए। पूर्व और पश्चिम के भी अधिकांश जीवन दर्शनों ने ऐहिक जीवन की नश्वरता पर गौरव देते हैं यह सिखाने की कोशिश की कि हम अपना संबंध किसी नित्य सत्ता से जोड़ें। आज हमारी वैसी नित्य सत्ताओं में विशेष आस्था नहीं है। सत्य यह है कि मनुष्य अपनी जरूरतों और अंतर्दृष्टि के दबाव से जो अस्तित्वमान है, उसकी जानकारी के आलोक में उसकी कल्पना कर लेता है, जो अधिक संतोषप्रद है, अधिक सुंदर है, अधिक उपयोगी है, अधिक नैतिक है या दूसरी दृष्टियों से अधिक वर्णीय है। इस प्रकार की कल्पना करने के बाद वह कल्पित स्थिति को, वर्चुअल आभासी दुनिया को यथार्थ बनाने के लिए प्रयत्नशील होता है। अपने प्रयत्नों द्वारा उच्चतर एवं काम्यतर स्थिति को उत्पन्न करके मनुष्य फिर एक नए असंतोष से पीड़ित होने लगता है। उस असंतोष को हटाने के लिए वह पुनः श्रेष्ठतर या उच्चतर स्थिति की कल्पना करता है और फिर नए प्रयत्न में जुट जाता है। नहीं, कल्पित स्थिति को यथार्थ रूप में उतारने की अभिलाषा मनुष्य के उपलब्ध साधनों का नया सर्जनात्मक उपयोग करने की प्रेरणा देती है। संक्षेप में, सीधे सहज रास्तों को छोड़कर वक्र मार्गों को पकड़ते हुए नए नए कल्पना प्रेरित लक्ष्यों के नए रूपों की परिकल्पना करना और उन्हें यथार्थ करने के लिए प्रयत्नशील होना, यही मानव प्रगति का मौलिक नियम है। इससे जाहिर है कि तथाकथित सर्जनात्मक जीवन क्रमशः उच्चतर मूल्य स्थितियों की ओर अग्रसर जीवन होता है।